हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉग ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर रिप्रोडक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, उसमें कौन कौन से इवेंट्स जो है वो पाए जाते हैं। मतलब सबसे सिंपलेस्ट टाइप का, सबसे सरल प्रकार का जो है वो रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, हमने जैसे बात करी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन पाया जाता है, फर्स्ट जो उसका टाइप होता है यानी विखंडन। तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। ठीक है, फिजन जो है हमने अच्छे से पढ़ा। ठीक है, उसके अंदर ज़्यादातर कोई प्रोसेस इतना कोई खास नहीं था, लेकिन फिर भी कि मतलब किस प्रकार से एक कोशिका जो है वो विभाजित होती है। जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही हमेशा देखने को मिलेगा, आपको फिजन देखने को मिलता है, विखंडन। तो जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, ये सभी जो है वो फिजन के द्वारा, विखंडन के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। सो देखिए, हमने लास्ट जो डिस्कस किया था उससे दो चार चीज़ें लेते हैं कि देखिए, जैसे हमने बात करी सबसे पहले कि फिजन यानी विखंडन पाया जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना, विखंडन, जिसके अंदर हमने दो फिजन की बात करी थी, बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन, बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन, और मल्टीपल फिजन यानी बहुविखंडन के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, जैसे कि अमीबा है, अमीबा जनरली बाइनरी फिजन करता है, द्विविखंडन करता है अनुकूल परिस्थितियों में, लेकिन जैसे ही प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, अनफेवरेबल कंडीशंस आती है, सो वो मल्टीपल फिजन करता है और एक साथ बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को बना देता है। वैसे एक बात ध्यान रखिएगा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, अलैंगिक प्रजनन, ये वैसे भी बहुत ही कम समय में ही हो जाता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए, अलैंगिक प्रजनन जो होगा इसको करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वैसे ही बहुत कम समय के अंदर बहुत सारी प्रोजीनीज बनाई जा सकती है, बहुत सारी संतति जो है वो उत्पन्न की जा सकती है। और जबकि अगर मल्टीपल फिजन हो, बहुविखंडन हो, तो एक साथ तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बन ही जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो अमीबा जो है जब वो अपनी फेवरेबल कंडीशन में होता है तो बाइनरी फिजन करता है, एक से दो अमीबा बनाता है, द्विविखंडन। मल्टीपल फिजन अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, एक से खूब सारे अमीबा जो है वो प्रोड्यूस करेगा। हमने उसमें पढ़ा था एंसेस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है ना, किस प्रकार एक सेल डिवाइड होती है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होते हैं, मुक्त केंद्रकीय विभाजन, सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके थे। अब देखिए, बाइनरी फिजन भी जो है ये दो टाइप का होता है, और वो भी प्लेन ऑफ डिवीजन के बेस पर, कि विभाजन के तल के आधार पर, प्लेन ऑफ डिवीजन के बेसिस पर जो बाइनरी फिजन है वो दो टाइप का होता है, सॉरी दो क्या, तीन टाइप्स का होता है। एक तो होता है जैसे इर्रेगुलर, अनियमित द्विविखंडन, इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। फिर लॉन्गिट्यूडनल यानी अनुदैर्घ्य, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, है ना, अनुदैर्घ्य आपको बाइनरी फिजन यानी द्विविखंडन देखने को मिलेगा, जैसे कि यूग्लिना के अंदर होता है। यूग्लिना की जो संरचना होती है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा कि यूग्लिना की जो अपन देखें, अपन एक तरह से रफ स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी, कुछ इस तरीके से आपको यूग्लिना के अंदर इस तरह से फ्लैजिला जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है ना, उसका न्यूक्लियस होता है, वही उसका साइटोप्लाज्म है। इसके अलावा यूग्लिना में बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है। ठीक है ना, अब यूग्लिना की संरचना इस प्रकार है, तो उसको डिवाइड होने के लिए इस फ्लैजिला को भी डिवाइड होना पड़ेगा, जो उसके कशाभ है उसे भी डिवाइड होना पड़ेगा। सो फ्लैजिला के डिवीजन के बेसिस पर ही यहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके से लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होगा, जिसके कारण से ये जो न्यूक्लियस है ये डिवाइड करके दो पार्ट्स में, ठीक है ना, दो पार्ट्स में बट जाएगा। तो हो गए प्रोसेस वही सेम ही होंगे जो हमने पढ़े थे कि कैरियोकाइनेसिस होता है पहले, यानी केंद्रक विभाजन होगा, उसके बाद में साइटोकाइनेसिस होगा। तो सबसे पहले यही डिवीजन होगा, किसका, न्यूक्लियर डिवीजन होगा, एंड फ्लैजिला भी डिवाइड होंगे। सो बॉडी की, अगर बॉडी में इस प्लेन से डिवीजन होता है, ठीक है ना, लॉन्गिट्यूडनल अगर होगा, लंबवत होगा, तो उसको अपन कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। जबकि पैरामीशियम के अंदर जो है वो आपको ट्रांसवर्स देखने को मिलेगा, ठीक है ना, आपको अनुदैर्घ्य ना मिलकर अनुप्रस्थ देखने को मिलता है, विभाजन तल। ठीक है, तो इनके अंदर थर्ड टाइप हो गया आपकी ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, अनुप्रस्थ
अनुप्रस्थ द्विविखंडन, ठीक है। अगर जो डिवीजन ऑफ प्लेन है वो क्या हो, ट्रांसवर्स हो, ठीक है ना। अनुप्रस्थ होता है तो उसको अपन जैसे पैरामीशियम में देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से बाइनरी फिजन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है ना, ये अपने 3 टाइप के होंगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। इसके अंदर एक और टाइप आता है प्लाज्मोटोमी और आता है। प्लाज्मोटोमी जनरली प्लाज्मोडियम में देखने को मिलता है और वो अपन डिस्कस करेंगे जब अपन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर प्लाज्मोडियम आपको पढ़ाऊंगी मैं, तो वहाँ पर अपन पूरे प्लाज्मोडियम के साथ ही प्लाज्मोटोमी को भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। तो प्लाज्मोटोमी बेसिकली मल्टीपल फिजन के जैसा ही होता है, बस जनरली वो प्लाज्मोडियम में होता है तो इस कारण से उसको प्लाज्मोटोमी कह देते हैं। होता वो वैसा ही है, बहुविखंडन के समान ही होता है। तो ये इसका फर्स्ट टाइप हो गया, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, अलैंगिक प्रजनन का पहला प्रकार हम कंप्लीटली कर चुके हैं, वो है फिजन। आज अपन सेकंड टाइप पर बढ़ेंगे इसके, बाकी जितने भी टाइप्स आज डिस्कस करेंगे हम, जैसे कि सेकंड होता है इसका बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकंड जो है वो है बडिंग, मुकुलन, बडिंग मुकुलन। देखिए अगर किसी भी न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन जो है, किसी भी नए जीव का निर्माण बॉडी के ऊपर किसी बड के बनने के कारण होता है, ठीक है ना, बॉडी पर किसी बड के बनने के कारण होता है, तो उसे अपन कहते हैं बडिंग। जैसे कि हाइड्रेट्स हैं, जो सॉरी हाइड्रा है अपने सिलेंट्रेटा का मेंबर होता है, ठीक है ना, एनिमल है हाइड्रेट जो अपने हाइड्रा, ठीक है ना, सिलेंट्रेटा का मेंबर होगा। ये मेंबर जो है क्या करता है कि इसकी बॉडी के ऊपर, ठीक है ना, इसकी बॉडी के ऊपर जो है वो सडनली एक उभाड़ सा बन जाता है, एक आउटग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखना, जब कभी भी अगर आप बडिंग की बात कर रहे हैं ना, तो आपको सबसे पहले बड समझना जरूरी है। मुकुल क्या होता है, मुकुल देखें, हाइड्रा की अपन देखें बॉडी, इस तरीके से आपको इसकी बॉडी से टेंटानिकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। अपन एक जनरली एक हाइड्रा की बॉडी के बारे में बात करते हैं। सो हाइड्रा की बॉडी में आपको क्या मिलेगा कि इसकी जो बॉडी की कोई भी सरफेस है, यहाँ से एक छोटी सी बड बनना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना, एक छोटी सी इस तरीके से एक बड बनना स्टार्ट होगी, मतलब जैसे आउट ग्रोथ, ठीक है ना। ये क्या है, एक तरीके की अतिवृद्धि है, आउट ग्रोथ होती है, ठीक है ना, अतिवृद्धि है। और ये अतिवृद्धि देखें, एक बात ध्यान रखना कि जो बडिंग है ना, उसका मतलब होता है बड। बड क्या होती है, जैसे बड लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, एक छोटी सी अलग से आउट ग्रोथ होती है, ठीक है ना। तो फ्लावर वाली बड होती है, तो हमें पता है कि भाई फ्लावर से बड है तो उसके अंदर से कोई ना कोई एक बिल्कुल फ्लावर जैसी स्ट्रक्चर मिलेगी। जैसे सपोज कीजिएगा एक फ्लावर लगा हुआ है प्लांट में, आपको उसके पास जो है एक छोटी सी बड नजर आए, तो आपके माइंड में यही आ जाता है कि अच्छा ये बड भी सेम टू सेम ऐसा फ्लावर बनाएगी, कि सेम एक प्लांट के ऊपर है उसमें बड निकली हुई है, तो रोज की है अगर, है ना, आप लोगों को रोज का प्लांट बहुत अच्छा लगता है ना, फ्लावर बड़ा शानदार लगता है उसका, पूरा प्लांट तो अच्छा नहीं लगता, खैर है ना, कांटे होते हैं उसमें। तो मतलब देखिए रोज का जो है, अब उस रोज का फ्लावर लगा हुआ है, बड़ा ही सुंदर लग रहा है, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, ठीक है। उसके पास एक छोटा सा बड और बन गया, बड बन गया तो हमारे माइंड में क्या हुआ, अरे वाह एक और फ्लावर उग जाएगा इससे, एक और है ना, आपको सुंदर सा जो है जो रोज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है हम जानते हैं कि अगर जिस फ्लावर के पास जैसी जो बड बनेगी वो सेम टू सेम वही फ्लावर बनाएगी। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो उधर तो बड का फॉर्मेशन खैर छोड़ो, अपन स्टेम वगैरह से होता है, लेकिन यहाँ पर रिप्रोडक्शन जब अपन देखें एनिमल्स में, तो इनमें क्या होगा कि बॉडी की कोई भी सेल्स जो है उससे एक आउटग्रोथ निकल जाएगी, बाहर की तरफ एक आउटग्रोथ निकलेगी जिसको अपन कहेंगे बड। अब देखो हाइड्रा है अपना, हाइड्रा से बड निकली है, तो बड क्या बनाएगी आगे जाकर, हाइड्रा को बनाएगी। रोज़ के पास रोज़ की बड थी तो वो रोज़ ही बना रही थी, रोज़ का ही फ्लावर बना रही थी, सिंपल बात है। तो उसी तरीके से जो हाइड्रा से जो बड निकलेगी ना, इसको अपन कहते हैं बड, मुकुल कहते हैं, ठीक है। और ये बड जो है इसकी देखो आप स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है ना, बिल्कुल ये हाइड्रा के जैसा ही डेवलप हो रहा है। तो धीरे धीरे आगे जाकर क्या होता है कि ये जो बड है ये और ज़्यादा डेवलप हो जाती है, मतलब ये बड जो है ये और बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल हाइड्रा के जैसी नज़र आने लग जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल हाइड्रा जैसी बन जाती है। तो मतलब पेरेंट हाइड्रा के जैसा ही बिल्कुल जो बड है वो बनने लग जाएगी, उसकी बॉडी की स्ट्रक्चर बिल्कुल उसके जैसी होगी। तो ये क्या हो जाएगी कि भाई ग्रोथ कर रही है बड, और एक समय ऐसा आएगा कि जब ये बड ग्रोथ करते करते जो है वो यहाँ से डिटैच हो जाएगी, अलग हो जाएगी,
ठीक है ना। मतलब इसकी सोमेटिक सेल्स, इनकी जो कायिक कोशिकाएं होती है हाइड्रा की, उसी से ये बनी है ना, उसी से बनी है। और एक बात ध्यान रखना कि बडिंग के अंदर भी आपको और यही चीज़ देखने को मिलेगी कि जो इसकी सेल है ना, इसमें से न्यूक्लियस डिवीजन होगा और जो अपने साइटोप्लाज्म डिवीजन होगा। अभी ईस्ट में बात करेंगे तो समझ में आएगी। बस अभी तो हमें इतना समझना है कि बड जो है वो बॉडी से बाहर निकलती है, ठीक है ना, आउट ग्रोथ हुई, और एक समय जब वो थोड़ी सी मैच्योर हो जाती है तो वो बॉडी से डिटैच होके अलग हो जाएंगी। अलग होके गिर गई, सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म बना दिया। हाइड्रा से निकली तो यहाँ पर एक हाइड्रा तो पहले से ही था, जिसको अपन ने इसे, ये जो है ना, एक हाइड्रा अपने पास पहले से ही था, ठीक है ना, एक हाइड्रा पहले से प्रेजेंट था, ठीक है। ये हो गया आपके पेरेंट हाइड्रा। पेरेंट हाइड्रा, हाइड्रा एक एनिमल होता है, ये ध्यान रखिएगा। पेरेंट हाइड्रा हो गया जनक हाइड्रा, और यहाँ पर आपको एक छोटे साइज का है ना, ये आपको डॉटर हाइड्रा देखने को मिला, ठीक है ना, डॉटर हाइड्रा देखने को मिला। अब ये मत बोलना सन क्यों नहीं बोला है इसको। जनरली जो सेल डिवीजन की लैंग्वेज होती है उसके अंदर यही यूज़ किया जाता है कि जो सेल डिवाइड कर रही है, मतलब जिससे एक नई सेल बन रही है, तो उसको पेरेंट बोला जाएगा, और जो एक नई बनती है उसको डॉटर बोला जाता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। आप कहोगे हमेशा डॉटर अमीबा, डॉटर हाइड्रा, यही क्यों बात करते हैं, ठीक है ना, तो ये सेल डिवीजन के अंदर ही बोला जाएगा। तो देखिए यहाँ से हुआ क्या है, कुछ नहीं है, अपनी बॉडी की सेम सेल्स जो है ना, उन्होंने क्या करा कि बाहर की तरफ माइटोसिस बहुत ज़्यादा कर लिया, ठीक है ना। समसूत्री विभाजन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, और माइटोसिस होने के कारण जो आउटग्रोथ है, जो बाहर की तरफ जो है हमें एक आउटग्रोथ नज़र आने लगती है, अतिवृद्धि, और वो धीरे धीरे ग्रोथ करके बॉडी से अलग हो जाती है, उसी को बड कहा जाता है। और बड जो है, बड से होने वाला रिप्रोडक्शन एक सेम ऑर्गेनिज्म बन गया, तो उसको अपन कहते हैं बडिंग। सिंपल बात होगी। तो ये जो है ना बडिंग है। अब देखो ये यहाँ पर क्या है, बडिंग के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है एक्सटर्नल बडिंग, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, बड तो हो गया। बडिंग के जो है वो दो टाइप होते हैं, एक्सटर्नल बडिंग, बाह्य मुकुलन, बाह्य मुकुलन, और एक होता है इंटरनल बडिंग, आंतरिक मुकुलन। आंतरिक मुकुलन, ठीक है। बाह्य मुकुलन का मतलब है, एक्सटर्नल बडिंग मतलब बड जो है वो शरीर से बाहर बनेगी, ठीक है ना, और इंटरनल बडिंग का मतलब बड अंदर बनेगी। जो एक्सटर्नल बडिंग है ये आपको जनरली देखने को मिलेगी, जैसे हाइड्रा अपने पास है ही एग्जाम्पल, ठीक है ना, तो हाइड्रा में देखने को मिलती है। और साथ ही साथ में जो आपने बात करें अपन ईस्ट के अंदर, फंजाई है, यूनिसेलुलर एक जो है फंजाई होती है ईस्ट के अंदर आपको एक्सटर्नल बडिंग देखने को मिलेगी। लेकिन एक खास बात होती है, एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे अब यहाँ पर हाइड्रा है ना, एक बात ध्यान रखें कि हाइड्रा ने अब देखो कुछ समय के लिए तो बड को अपने साथ अटैच करके रखा, ठीक है, और थोड़े समय आने के बाद उसने अपनी बॉडी से डिटैच कर दिया, उसको अलग कर दिया। तो कब तक वो उसको अटैच करके रखेगा और कब हटा देगा? तो एक बात ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर मैच्योरेशन जब आ जाएगा बड के अंदर, तो उसके बाद ये इसको बॉडी से डिटैच कर देगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि बाहर जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, ठीक है ना, जो वातावरणीय परिस्थितियां हैं, वो भी फेवरेबल होनी चाहिए। वो भी क्या होनी चाहिए? फेवरेबल। देखो जब तक बाहर फेवरेबल कंडीशन नहीं है ना, तो कोई भी पेरेंट अपनी जो डॉटर सेल होती है उसको कभी भी बाहर नहीं रखेगा, ठीक है ना। मतलब फेवरेबल कंडीशन होगी ना, तभी वो चीज़ उसको वो बाहर अपनी बॉडी से उसको अलग करेगा कि भाई अब ये जो है वो इंडिपेंडेंट लाइफ जिएगा अपनी, ठीक है ना। तो पेरेंट का उससे अब कोई लेना देना नहीं है, उसने डिवीजन कर दिया, उसने बना दिया। लेकिन जब तक वो अटैच है तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रहा है, तो इसका मतलब हो गया कि जब फेवरेबल कंडीशन आती है वातावरण में, ठीक है ना, एनवायरनमेंट की जो फेवरेबल कंडीशन है, अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी, तभी उस वक्त आपको ये डिटैच होता हुए नजर आएंगे, ठीक है ना। और पर्टिकुलर टाइम भी होता है इनका। चलो ये हो गई। इसी तरीके से अपन ईस्ट में देखते हैं। ईस्ट के अंदर भी आपको एक्सटर्नल बडिंग ही देखने को मिलेगी। देखिए ईस्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे अब ये एक ईस्ट हो गई, यूनिसेलुलर फंजाई होती है, तो हम एक सेल की बात कर रहे हैं, ये एक कोशिका है ईस्ट की,
ठीक है, ये इसकी हो गई सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन वगैरह सब। न्यूक्लियस हो गया इसका, और न्यूक्लियस के बाद में इसका साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब ईस्ट में क्या होगा, ईस्ट में देखिए क्या होगा कि मेन बात है इसके अंदर भी क्या होगा कि इसी की खुद की जो वॉल है, ठीक है ना, इसकी खुद की जो मेम्ब्रेन या वॉल होती है, इससे आपको एक बड नजर आएगी। एक छोटी सी आउटग्रोथ जो है वो इसमें भी देखने को मिलती है, मतलब वही एक्सटर्नल बडिंग है। देखो बड बिल्कुल वैसी होती है जैसी खुद की बॉडी है, जैसी ईस्ट की बॉडी थी वैसी उसकी बड नजर आएगी, जैसी आपके जो है वो हाइड्रा की बॉडी थी वैसा ही आपको उसमें नजर आएगा। तो ईस्ट बिल क्योंकि यूनिसेलुलर है तो इसमें बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है ना। हाइड्रा तो क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल होता है वो, लेकिन यहाँ पर ईस्ट जो है ये एक यूनिसेलुलर फंजाई है, एक कोशिकीय कवक होती है, तो इसमें आसानी से एक्सटर्नल बडिंग जो है वो देखी जा सकती है। खास करके इसमें क्या होता है, जैसे देखो इसकी खुद की जो मेम्ब्रेन है ना, इसकी खुद की जो मेम्ब्रेन है उसी से आपको बड बनते हुए नजर आई। देखो कभी भी फिजन के अंदर देखा जाए ना, तो फिजन में क्या हुआ था कि कोई भी एक सेल है ना वो अपने अंदर डिवीजन कर लेगी, वो डिवाइड करके दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर कोई किसी तरीके का पुल नहीं होगा, खिंचाव नहीं होगा। फिजन के अंदर, विखंडन में ऐसा नहीं होगा, सीधा सेल डिवीजन होगा और वो डिवाइड हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें हैं, सेल डिवीजन भी होगा लेकिन साथ साथ में जो बडिंग है ना, जो बड बन रही है वो इसकी खुद की मेम्ब्रेन ही थी जो एक आउटग्रोथ के फॉर्म में ऊपर हो गई। इसकी खुद की मेम्ब्रेन ही थी जो कि आउटग्रोथ के फॉर्म में ऊपर हो गई। जैसे बिल्कुल जैसे हमारे पिंपल हो जाते हैं ना, तो उसी तरीके से पिंपल की जो मेम्ब्रेन है वो कोई अलग से थोड़ी मेम्ब्रेन है, वो अपनी स्किन जैसी तो है बिल्कुल, वैसा ही इसके अंदर भी आपको देखने को मिलेगा। तो इनमें खुद की ही मेम्ब्रेन से जो है वो आपको एक बड नजर आएगी। अब देखो ये जो बड नजर आएगी, अब मेम्ब्रेन ऊपर की तरफ खींच रही है, जो झिल्ली है वो ऊपर की तरफ खींच रही है, तो न्यूक्लियस को भी वो खींचेगी, ठीक है ना। तो न्यूक्लियस में भी क्या होता है, एक पुल आ जाता है ना, एक खिंचाव आ जाता है, और ये न्यूक्लियस जो है इस तरीके से वो इलोंगेट होने लग जाता है, ठीक है ना। क्या हो जाएगी, जो न्यूक्लियस होगा वो भी धीरे धीरे जो है वो एकदम इलोंगेट हो जाएगा। मतलब ऊपर की तरफ जो है वो खींचना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ ही खींचना स्टार्ट हो जाएगा न्यूक्लियस जो है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि यही ईस्ट है, इसमें ये बडिंग जो है वो बड जो है वो थोड़ी और बड़ी हो जाती है। बड़े होने के कारण धीरे धीरे जो न्यूक्लियस होता है वो इसके अंदर चला जाता है, मतलब सेल डिवीजन हो रहा है। यहाँ पर भी देखा जाए ना तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, सेल डिवीजन, लेकिन कुछ अलग तरीके से मिल रहा है। यहाँ पर मेम्ब्रेन के अंदर एक खिंचाव आया, एक झिल्ली के अंदर एक खिंचाव आया, पुल आया, उसके कारण जो है वो न्यूक्लियस भी क्या हो गया, डिवीजन करने पर मजबूर हो गया। तो केंद्रक का विभाजन जो है वो यहाँ पर हुआ है, ठीक है ना। तो होगा तो वही माइटोसिस ही होगा। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे ही केंद्रक है दो बराबर भागों में बट गया, आधा चला गया बड के अंदर, ठीक है ना, ये क्या हो गई अपने बड हो गई, मुकुल हो गया, ठीक है। तो बड के अंदर न्यूक्लियस चला गया, तो धीरे धीरे जो इसका साइटोप्लाज्म जो था वो भी अब डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि कोशिका विभाजन के किसी भी सेल डिवीजन के दो स्टेप्स होते हैं। पहला होता है कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन, एंड सेकंड वन इज न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है ना। क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो केंद्रक विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। तो धीरे धीरे जो है वो जैसे ही साइटोप्लाज्म ऊपर चला जाता है, तो मतलब अब देखो इस बड के अंदर भी इसको न्यूक्लियस मिल गया, साइटोप्लाज्म मिल गया। अब किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको नहीं है ज़रूरत, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी एक ईस्ट बन जाती है। अब देखो मैं कहती हूँ इसको मैं कंप्लीट बना देती हूँ, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करते हैं। जैसे ये इसका न्यूक्लियस अपना बैठा है, ये इसका न्यूक्लियस आ गया, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। अब देखिएगा मतलब ये एक यीस्ट जो है वो अब पेरेंट बॉडी से अटैच हो रखी है। अब यीस्ट क्या करती है, इसी तरीके से बहुत बार जो है वो बडिंग करती रहती है, ठीक है ना। जैसे इसने बडिंग करी तो इसने एक यीस्ट बना दी। अब ऊपर धीरे धीरे ये क्या करेगी, ये भी एक यीस्ट बना देगी, ठीक है ना, ये भी एक यीस्ट बना देगी डिवीजन करके। वही न्यूक्लियस है, वही साइटोप्लाज्म है, फिर इससे भी एक और यीस्ट बनेगी, वही न्यूक्लियस है और वही साइटोप्लाज्म है। तो इस तरीके से आगे जो है ये बढ़ता चला जाता है। लेकिन
ईस्ट जो है, बात ये है कि ईस्ट जो है ये आप बॉडी से इसको डिटैच नहीं कर रही है, इसको अपनी बॉडी से अलग कर देना चाहिए था ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन लागू होती है कि अगर बाहर फेवरेबल कंडीशन आपको देखने को मिली, ठीक है ना, अगर आपको बाहर अनुकूल परिस्थितियाँ मिली तब तो ये ईस्ट क्या करेगी, अलग अलग कर देंगी, ठीक है ना। तो जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है तो हर एक ईस्ट जो है वो अपना सेपरेट हो जाती है, ठीक है ना, कोई अलग अलग नहीं रहे, कोई साथ में नहीं रहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो यीस्ट जो होती है वो यूनिसेलुलर फंजाई है, एक कोशिकीय कवक होती है, और ये क्या करेगी, बडिंग के थ्रू, एक्सटर्नल बडिंग मिल रही है इसमें, बाह्य मुकुलन देखने को मिलता है। तो बाह्य मुकुलन यानी शरीर के बाहर का बाहर बड बनना, शरीर के बाहर बड बन रही है तो इसका मतलब एक्सटर्नल बडिंग हो गई, बाहरी मुकुलन हो गया, ठीक है, ये चीज़ होती है। जबकि आपको इंटरनल बडिंग जो है ये आपको अधिकतर स्पॉन्ज में मिलेगी। स्पॉन्ज जो है पोरीफेरा का मेंबर होता है, एनिमल होता है, ध्यान रखना। फर्स्ट मल्टी सेलुलर एनिमल्स जो थे वो थे स्पॉन्ज, ठीक है ना, स्पॉन्ज हैं जो कि, ठीक है ना, आपके फाइलम पोरीफेरा के अंदर रखे जाते हैं। तो देखिए स्पॉन्ज क्या होती है कि स्पॉन्ज की स्ट्रक्चर देखा जाए ना तो कुछ इस तरीके से होती है। स्पॉन्ज की स्ट्रक्चर कुछ ऐसे आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, इस टाइप की जो है वो स्पॉन्ज की स्ट्रक्चर होती है। मतलब इसमें स्ट्रक्चर कैसी होगी आपको इमेजिन करने के बेसिस पे, सपोज कीजिए कि जैसा घड़ा होता है एक अपने मटका, घड़ा जो होता है उसकी अगर आप उसमें देखें एक बड़ा सा होल होता है, तो यहाँ आप देखिए इसमें भी आपको क्या मिल रहा है, ये अलग अलग स्पॉन्ज है, ठीक है ना, अलग अलग स्पॉन्ज होते हैं, ये बहुत सारी इसकी सेल्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है ना, ये एक स्पॉन्ज है। इसमें आपको बिल्कुल नज़र आएगा जैसे अपने घरों में घड़ा होता है पानी का, आप सोच के देखिए उसमें एक बड़ा सा होल हो गया ऊपर से, ये देखो इसमें भी होल हो गया ऊपर से। अगर आप उस घड़े के अंदर जगह जगह से होल कर दो तो बिल्कुल वैसा ही आपको नजर आएगा। पोरस बॉडी होती है, इसी कारण से इसको पोरीफेरा में रखा जाता है, ठीक है ना। इनकी बॉडी जो है वो छिद्रनुमा होती है, पोरस होती है, इस कारण से इसको पोरीफेरा में रख देते हैं, नाम ही आ जाता है। तो स्पॉन्ज के अंदर क्या होगा कि जब इसके अंदर देखते हैं तो डिफरेंट टाइप्स की अलग अलग सेल्स पाई जाती है इसके अंदर, ठीक है ना, बहुत अलग अलग प्रकार की इसमें कोशिकाएं होती है। कुछ स्पिक्यूल्स नजर आती है आपको, छोटी छोटी कंटिकाएं नजर आती है ना। कुछ स्पिक्यूल्स होती हैं जो अपना प्रे होता है, जो शिकार होता है उसको पकड़ने में हेल्प करती है, फूड पार्टिकल को कैच करने में हेल्प करती हैं, है ना, इनके अंदर होती है बेसिकली। वो अपन एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब अपन डिस्कस करेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि स्पॉन्ज जो होता है, स्पॉन्ज के अंदर आपको जनरली क्या क्या स्ट्रक्चर्स मिलेंगी, एक बड़ा होल मिलेगा, ठीक है, इसको अपन कहते हैं ऑस्कुलम, ऑस्कुलम। और ये जो छोटे छोटे जो पोर्स देख रहे हैं आप, इसको कहा जाता है ऑस्टिया, ठीक है ना। ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर जाता है और ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकलता है कोई भी पार्टिकल या वाटर, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। अब इनमें क्या होगा, आपको इंटरनल बडिंग देखने को मिलेगी, आंतरिक मुकुलन मिलेगा। आंतरिक मुकुलन का मतलब इनके अंदर जो बड है अब वो शरीर के अंदर बनती है, बाहर नहीं बनेगी। अब देखिए जो इनके अंदर जो बड बनेगी तो उसमें कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर मिलेगी आपको देखने को। कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। देखिए ये स्पिक्यूल्स मिलती है, ये इसमें कंटिकाएं पाई जाती है, स्पिक्यूल्स। जैसे मैंने बताया आपको स्पॉन्ज के अंदर भी स्पिक्यूल्स देखने को मिलती है अंदर, ठीक है। तो स्पॉन्ज के अंदर तो अपनी खुद की स्पिक्यूल्स होती हैं, लेकिन जब उसके अंदर बड बनेगी ना तो बड में भी, बड तो स्पॉन्ज की ही है तो स्ट्रक्चर तो स्पॉन्ज की जैसी होनी चाहिए। जैसे देखो ईस्ट की बड बिल्कुल ईस्ट की जैसी नजर आती है, हाइड्रा की बड देखा हमने बिल्कुल हाइड्रा की जैसी है, पता चलता है कि बडिंग हो रही है। वैसे ही स्पॉन्ज के अंदर जो बड बनेगी उसकी स्ट्रक्चर में जो उसकी मेजर जो कॉज होता है, मेजर जो चीज़ें उसकी, वो बिल्कुल स्पॉन्ज की स्ट्रक्चर होनी चाहिए। जैसे जितनी प्रकार की कोशिकाएं उसमें पाई जाती है स्पॉन्ज के अंदर की तरफ, वैसे ही बिल्कुल इसके अंदर इंटरनल बड में पाई जानी चाहिए। तो ये पूरा का पूरा एक इंटरनल बड है, आंतरिक मुकुल होता है ये इंटरनल बड, ठीक है। इनके अंदर आपको इस प्रकार से कुछ कोशिकाएं मिलेगी। मतलब शुरू के अंदर तो सिर्फ ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, बाद में ये सेल्स जो है वो अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं में बट जाती है, ठीक है ना, अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर लेती है, विभेदित कर लेती है, ठीक है। तो ये हो गया। देखो स्पॉन्ज के अंदर भी ऑस्कुलम होता है ना, तो ये एक बड़ा सा होल बन रहा है, इसका मतलब ये भी किसका काम करेगा, ये इन फ्यूचर ऑस्कुलम बन जाएगा,
इसके ऊपर भी छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, वो बाद में डेवलप होते हैं पोर्स। अंदर की तरफ जो डिफरेंट टाइप की सेल्स बननी होती है वो कुछ इस मैनर में ही अरेंज होती हैं, लेकिन अलग अलग टाइप्स की होती हैं, वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे जब अपने एनिमल किंगडम करेंगे। मतलब शुरू में भी इनके बीच में इतने सारी ग्रुप ऑफ सेल्स बनते हैं तो पता चल जाता है कि हाँ इसमें कोई ना कोई, अब ये सेल्स आगे जाके डिफ्रेंशिएट होंगी, अलग अलग कार्य इनके हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है इंटरनल बड, आंतरिक, इंटरनल बड, आंतरिक मुकुल, आंतरिक मुकुल, ठीक है, आंतरिक मुकुल इसे कहा जाता है। तो ये इंटरनल बड है और इंटरनल बड क्या करेगी कि एक समय आने पर ये जो इसका ऑस्कुलम वाला पार्ट देख रहे हैं यहाँ से बाहर निकल जाएगी। इतने बड़े साइज की आप बोलोगे स्पॉन्ज इतना सा है, अरे भाई ये बहुत छोटी सी होती है, ठीक है ना। तो छोटी छोटी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। खासकर इसका नाम है जैम्यूल, ध्यान रखना इसके, इस इंटरनल बड का नाम होता है जैम्यूल। जैम्यूल के थ्रू जो है वो कहीं कहीं लिखा हुआ आएगा आपके बुक में, जैम्यूल के थ्रू स्पॉन्ज के अंदर जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वो एक तरीके से इंटरनल बडिंग ही होती है। तो ये प्रोसेस बन जो आपको जैम्यूल बनने को मिलेगा वो प्रोसेस कहलाएगा इंटरनल बडिंग, और ये पूरा का पूरा कहलाएगा इंटरनल बड, ठीक है ना। क्या कहलाएगा? इंटरनल बड कहलाएगा, आंतरिक मुकुल जो है वो कहलाता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, अभी आपके बडिंग को भी पढ़ लिया, तो पूरी तरीके से हो गया बडिंग, ठीक है ना। फिजन हमने पढ़ लिया, बडिंग पढ़ लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एंड आपको कोई डाउट आए तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल बडिंग एंड इंटरनल बडिंग दोनों चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से आनी चाहिए, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। देखिए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट करें अपन, तो बडिंग के बाद आएगा आपके फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन, खंडन, बहुत ही इजी सा टाइप है ये, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये आपको जनरली देखने को मिलेगा प्लेनेरिया के अंदर, ठीक है। प्लेनेरिया में आपको जनरली ये देखने को मिलेगा। देखिए प्लेनेरिया जो होता है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या है, आपको कुछ इस तरीके से, जैसे इसकी स्ट्रक्चर जो है, ये इसका हेड हो गया, ये कुछ इस तरीके से आपको प्लेनेरिया मिलेगा कि इसका हेड वाला रीजन हो गया और इसका इस तरीके से टेल वाला रीजन हो गया, ठीक है ना। तो हेड वाला रीजन है इसका। अब प्लेनेरिया के अंदर क्या होगा कि जब इसको किसी भी बात का खतरा महसूस होता है या इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है, तो ये अपनी बॉडी को, ठीक है ना, ये अपनी बॉडी को क्या करेगा कि बहुत भागों में तोड़ लेगा, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेगा। या फिर हो सकता है कि किसी इंजरी के कारण भी जो है वो इसमें चोट लग जाए इसको, ठीक है ना, किसी इंजरी के कारण जो है वो इसकी बॉडी कट गई कहीं से, ठीक है ना, तो वो भी हो सकता है। तो किसी भी रीजन से अगर इसकी बॉडी के सपोज कीजिए हम 3 पार्ट कर दें, जैसे इसका हेड वाला रीजन ये हो गया, इसका थोरेक्स वाला भाग ये हो गया और इसका टेल पार्ट ये हो गया, ठीक है। 3 पार्ट्स जो है वो इसके अलग हो गए, ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब क्या होगा कि इससे पूरा, इन तीनों से क्या होगा कि एक कंप्लीटली एक सिंगल प्लेनेरिया जो है वो बन जाएंगे, पूरा का पूरा एक ये प्लेनेरिया बना देंगे, ठीक है ना। मतलब हेड वाले रीजन जो है ना उसमें पावर थी कि उसने थोरेक्स वाला पोर्शन भी बना लिया और टेल वाला पोर्शन भी बना लिया। इस बीच वाले पोर्शन, थोरेक्स पोर्शन का भी जो है उसने क्या करा कि हेड और टेल दोनों डेवलप कर लिया, और यहाँ पर टेल ने भी क्या कर लिया, अपने पूरे ऊपर का जो हिस्सा था वो पूरा का पूरा डेवलप कर लिया। मतलब दीज आर डॉटर प्लेनेरिया, ठीक है ना, ये क्या हो गए, डॉटर प्लेनेरिया हो गए। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला कि फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि शरीर को कितने भी भाग में डिवाइड कर दो, हर शरीर में हर पार्ट के अंदर, है ना, हर पार्ट में ये कैपेसिटी है कि वो सेल डिवीजन कर सकता है। सेल डिवीजन करके वो अपने जो रिमेनिंग बॉडी पार्ट है, जो बाकी बचा हुआ जो शरीर का जो भाग है उसका फॉर्मेशन कर सकता है, उसका निर्माण कर सकता है। तो देखिए, जब कभी भी शरीर की सभी कोशिकाओं के अंदर जो है वो कोशिका विभाजन के लक्षण पाए जाते हैं, अपने बाकी के शरीर को बनाने की क्षमता पाई जाती है, तो ऐसे फ्रेगमेंटेशन को अपन कहते हैं
ट्रू फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना, क्या कहोगे आप इसको, ट्रू फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, ठीक है ना, क्या कहोगे आप इसको, ट्रू फ्रेगमेंटेशन, सत्य प्रकार का खंडन होता है, ठीक है ना, सत्य प्रकार का देखने को मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे कि आप बात करें लिजार्ड वगैरह के अंदर आप देखते हो, ठीक है ना, बहुत बार एग्जांपल सुना होगा आप लोगों ने कि लिजार्ड के अंदर क्या होगा कि एक तो उसमें क्या होता है कि जैसे सपोज कीजिए उसकी कहीं पूंछ कट गई या उसने जानबूझ के वो पूंछ जो है वो काट ली, ठीक है ना, कट हो गई, तो धीरे धीरे जो उस लिजार्ड की पूंछ है वो वापस आ जाती है। लेकिन वो जो टेल जो टूट के अलग हुई थी, उस टेल से पूरी की पूरी एक लिजार्ड, एक पूरी छिपकली नहीं बनेगी। मतलब देखो उसकी पूरी जो बॉडी थी उसके अंदर तो पावर थी कि भाई वो टेल को वापस डेवलप कर लेगी, मतलब उसने तो फ्रेगमेंटेशन किया, लेकिन उसकी टेल में ऐसी पावर नहीं थी कि वो अपनी बॉडी का अपर पार्ट को दोबारा बना ले। तो देखो वहाँ पर भी फ्रेगमेंटेशन पाया गया, लेकिन उसमें ट्रू फ्रेगमेंटेशन नहीं था। क्या नहीं था? ट्रू फ्रेगमेंटेशन नहीं था। तो हम उसको बोलते हैं रीजनरेशन, ठीक है ना। देखो एक बात ध्यान रखना, फ्रेगमेंटेशन को अलग रखो, आप बस इतना ध्यान रखो, ट्रू भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब कभी भी अपनी बॉडी के रिमेनिंग पार्ट को कोई डेवलप कर लेता है तो अपन उसको कहते हैं पावर ऑफ रीजनरेशन। पावर ऑफ रीजनरेशन मतलब उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पुनरुद्भवन। अगर पुनरुद्भवन की क्षमता अगर पाई जाती है तो वो जो है वो क्या कर सकते हैं भाई, फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं आराम से। वो क्या करेंगे कि अपनी बॉडी के सभी पार्ट को बना लेंगे। जैसे यहाँ पे हर पार्ट में कैपेसिटी थी, हर पार्ट के अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन मिल रहा था सभी के अंदर। तो इस प्रकार का प्लेनेरिया के अंदर आपको क्या मिलेगा? ट्रू रीजनरेशन कर लो। प्लेनेरिया के अंदर आपको जो देखने को मिला, इट इज अ ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन, सत्य पुनरुद्भवन मिला। लेकिन जो लिजार्ड है, लिजार्ड छिपकली के अंदर, लिजार्ड में क्या होता है, उसमें ओनली फॉर रीजनरेशन आप कहोगे। क्या कहोगे? ओनली फॉर रीजनरेशन, ठीक है ना, उसमें केवल पुनरुद्भवन मिलेगा। तो अपन स्यूडो नहीं बोल सकते, स्यूडो नहीं बोलेंगे क्योंकि स्यूडो का मतलब तो हो गया फॉल्स, ठीक है ना, एक तरीके से कि भाई वो करती नहीं है, एक तरह से फॉल्स उसको कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर लिजार्ड में मिलेगा ज़रूर, लेकिन उसकी बॉडी की जो पूरी की पूरी बॉडी है ना, उसमें पावर है टेल डेवलप करने की, टेल में पावर नहीं है पूरी बॉडी को डेवलप करने की। इस कारण से वहाँ पर केवल आपको पुनरुद्भवन मिलेगा सामान्य प्रकार का। ट्रू रीजनरेशन का मतलब है बॉडी के हर पार्ट के अंदर पावर ऑफ रीजनरेशन होनी चाहिए। पुनरुद्भवन की क्षमता शरीर की हर एक कोशिका के अंदर होगी, तो उसको अपन सत्य पुनरुद्भवन कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया आपके फ्रेगमेंटेशन का टॉपिक भी क्लियर कर लिया हमने, ठीक है ना। तो फ्रेगमेंटेशन भी बहुत ही इजी सी पार्ट है। चलो अब बात करते हैं। देखिए ये हो गया आपके फ्रेगमेंटेशन। लास्ट वन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक लास्ट भाग है। अपन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो बाद में पढ़ेंगे, कायिक प्रजनन को, ठीक है ना, बिकॉज अपन पहले ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लास्ट में, क्योंकि वो ज़्यादातर प्लांट्स में मिलेगा तो एकदम सेपरेट आपको प्लेलिस्ट उसकी मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इसके साथ ही देखिए अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अलग, अब जो दूसरा पार्ट है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक प्रजनन का, अब जो पार्ट है वो है स्पोर फॉर्मेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीजाणु निर्माण। देखिए स्टूडेंट्स, जो बीजाणु निर्माण है, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? बीजाणुओं का निर्माण करना। सबसे पहले तो बीजाणु क्या है? देखो स्पोर जो होते हैं ना, वो एक सेल होती है। जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एक सेल बनती है, एग या फिर स्पर्म बनती है, वो भी एक कोशिका ये सेल है, और उनके फ्यूजन से जो है वो एक नई ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। सिंपल बात है। तो एग और स्पर्म जिस प्रकार से एक गैमेट्स बोलते हैं अपन उनको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो सेल्स बनती है उनको अपन गैमेट्स कहते हैं, युग्मक कहते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर कोई नई सेल बनती है, एक सेल बनी, और उससे अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो उसको अपन स्पोर बोलते हैं। वास्तव में स्पोर जो होती हैं वो शरीर के अंदर या शरीर के बाहर बनने वाली कुछ कोशिका होती है। एक कोशिका या बहुत सारी अलग अलग जो है वो आपको कोशिका मिलेगी, ठीक है। जनरली जो स्पोर फॉर्मेशन होता है, देखो फंजाई के अंदर ज़्यादातर मिलेगा आपको देखने को, कवक के अंदर।
इसके अलावा आपको कुछ एल्गी के अंदर भी देखने को मिलेगा, ये शैवाल में। शैवाल जो होते हैं, जो एल्गी होती है, वो लोअर डेवलप्ड प्लांट होती है जिनको थैलोफाइटा के अंदर रखा जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा कि कवक जो होती है फंजाई, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकती है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकती है। कवक के अंदर, फंजाई के अंदर जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू होगा, अलैंगिक बीजाणुओं के द्वारा होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो भी वो स्पोर बनाएंगी, लेकिन उस वक्त पे वो सेक्सुअल स्पोर बनाएंगी। तो यहाँ पर अच्छे से समझिए, अगर सपोज कीजिए मैंने कहा फंजाई ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, ठीक है ना, क्या किया, लैंगिक प्रजनन किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, लैंगिक प्रजनन हुआ, तो उसमें छोटी छोटी कुछ बीजाणु बनेंगे, कुछ स्पोर बनेंगे, लेकिन वो जो स्पोर है ना वो एन होंगे, यानी हैप्लॉइड स्पोर होंगे। क्या होंगे? हैप्लॉइड स्पोर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर, जो बीजाणु बनते हैं, उनको हम सेक्सुअल स्पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये सेक्सुअल स्पोर। लैंगिक बीजाणु जो लैंगिक प्रजनन में बनेंगे वो लैंगिक बीजाणु। और लैंगिक बीजाणु की खास बात है कि वो हमेशा अगुणित होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्योंकि देखो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो हमेशा 2 पेरेंट्स का रोल होगा, तो आधे आधे कैरेक्टर आने चाहिए, तो 2n का n तो होगा ही होगा, है ना। जो स्पोर बनेंगे या जो सेल्स बनेंगी उनमें हमेशा क्रोमोसोम क्या होनी चाहिए? हाफ। तो फंजाई में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वो भी स्पोर के थ्रू होता है, लेकिन उसके स्पोर जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। लेकिन यही मैं अगर बात करूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो भी स्पोर बनेंगे, लेकिन इस बार वो जो स्पोर बनेंगे वो माइटोसिस के द्वारा बनेंगे, समसूत्री विभाजन के द्वारा बनेंगे। कि फंजाई की बॉडी ने समसूत्री विभाजन किया, माइटोसिस किया। माइटोसिस में क्या होता है जानते हो आप? कि जो कोशिका विभाजित करेगी वो अपने समान गुणसूत्रों की कोशिका को उत्पन्न करेगी, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को डेवलप करेंगे, तो उसको अपन माइटोसिस कहते हैं। तो देखो इस प्रकार जो है ना, आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एसेक्सुअल स्पोर, अलैंगिक बीजाणु मिलेंगे। तो अलैंगिक बीजाणु में तो क्या खास बात होगी कि बॉडी के अंदर बने या बॉडी से बाहर बने, ठीक है, तो वो आसानी से जो है वो डेवलप हो जाएंगे। जैसे देखिए क्या चीज़ है, सपोज कीजिए मैं एक फंजाई का एग्जाम्पल लेती हूँ। फंजाई में अपन पेनिसिलियम का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है। अब इस पेनिसिलियम के अंदर क्या होगा कि आपको सबसे पहले एक उसकी बॉडी के ऊपर जो है आपको एक कोनिडियोफोर बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। फंजाई की जो बॉडी होगी उसके ऊपर पहले एक ब्रांच बनेगी, ठीक है ना, एक तरीके से बेस बनेगा, समझ लो, ठीक है ना। क्या होगा? बेस। जैसे हम जैसे हमारे बैठने के लिए क्या होता है, हम कहते हैं ना हमारे बैठने के लिए कोई आसन होता है, किसी भी तरीके का कोई चेयर वगैरह अपन ने ली है ना, किसी सोफे पे बैठे, तो वो हमारा आसन हो गया। तो उसी तरीके से जो कोनिडिया बनते हैं ना, उसके लिए पहले एक बेस बनता है फंजाई की बॉडी के ऊपर। इसकी बॉडी के ऊपर जो ये जो बेस बना है इसको अपन कहते हैं कोनिडियोफोर, कोनिडियम धर। देखो धर का मतलब क्या होता है हिंदी में? आधार। आधार का मतलब होता है बेस, धर मतलब आधार, आधार मतलब बेस, बेस जो सबसे नीचे होगा। यहाँ पर कोनिडियोफोर जो होता है, कोनिडियोफोर के ऊपर आपको 2 ब्रांचेस देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। क्या मिलेगी? 2 ब्रांचेस देखने को मिलती है। थोड़ा छोटा करते हैं, इनके ऊपर आपको 2 ब्रांचेस देखने को मिलेंगी। ये जो 2 ब्रांचेस होती है इनको कहा जाता है रामी, ठीक है ना। क्या कहा जाता है? रामी। रामी जो होती है वो कोनिडियोफोर की ब्रांचेस कहलाती है, ठीक है ना। ये कहला गई, मतलब बेस के भी ऊपर एक हो गया। एक तो होता है ना, अपन कहते हैं कि भाई आपने एक छोटी सी जो है वो आसन लगाया, उसके ऊपर आपने गद्दी बिछा दी और अच्छे से बैठोगे और अच्छे तरह से बैठोगे, उसी तरीके से रामी बन गया। और रामी जो है, अब इसकी भी क्या होती है, इसकी बहुत सारी एक एक रामी की आपको अलग अलग जो है वो और अदर ब्रांचेस देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये अलग अलग जो आपको ब्रांचेस देखने को मिल रही है इसको कहा जाता है मेट्यूली, ठीक है ना। ये ब्रांचेस जो हैं अदर रामी के भी ऊपर क्या होगी, आपको इस तरीके से ब्रांचेस देखने को मिलेगी, जिसको अपन मेट्यूली बोलते हैं, ठीक है। अब खास बात है, इस मेट्यूली के ऊपर और ब्रांचेस नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। ये हो गई आपकी मेट्यूली, ठीक है। मतलब ये स्पोर के मतलब स्पोर जो है ना वो बॉडी से बाहर बनते हैं, ठीक है ना। स्पोर बॉडी से जब बाहर बनेंगे ना पेनिसिलियम के अंदर, तो कुछ इस तरीके से अब स्पोर्स की ऐसे लाइन लग जाएगी, ये एक से एक दूसरे के ऊपर जो है वो डेवलप हो जाएंगे।
ठीक है। इस तरीके से ये जो है वो एसेक्सुअल स्पोर्स बन गए, अलैंगिक बीजाणु बनते हैं। तो ध्यान रखना, इस प्रकार के जो स्पोर्स हैं जो कोनिडियोफोर पर बने हैं, कोनिडियोफोर पे बने हैं, अपन है ना सीधा इसका नाम ले लेते हैं। सो इन स्पोर्स को कहा जाता है कोनिडिया, ठीक है ना, क्या कहते हैं, कोनिडिया। तो कोनिडिया जो होते हैं वो एक तरीके के एसेक्सुअल स्पोर है, अलैंगिक बीजाणु है, ठीक है। तो एसेक्सुअल स्पोर का मतलब क्या, अब देखो, मतलब इनमें से हर बीजाणु जो है ना वो द्विगुणित होगा। हमेशा हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो होती है वो द्विगुणित ही होती है, 2n होती है। तो 2n है इसकी बॉडी, तो इसके ऊपर अगर बीजाणु भी बन रहे हैं 2n ही, तो 2n से 2n बना तो माइटोसिस हुआ ना। तो अलैंगिक जनन के अंदर हमेशा ही आपको समसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस देखने को मिलेगा। सो माइटोसिस से यहाँ पर ये बने हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कोनिडियोफोर की ब्रांचेस क्या होती है, रामी होती है, रामी की ब्रांचेस क्या होती है, मैट्यूली होती है। तो ये जो अपन देख रहे हैं ये पेनिसिलियम के अंदर देख रहे हैं, पेनिसिलियम फंजाई के अंदर, ठीक है ना, यहाँ दे देते हैं पेनिसिलियम फंजाई, ठीक है। पेनिसिलियम जो है ना, जिससे पेनिसिलिन सबसे पहली एंटीबायोटिक बनी थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी, तो इसी से खोजा था वो, ठीक है ना, यही फंजाई थी। तो इनके ऊपर जो है आपको बाहर, बॉडी से बाहर की तरफ जो है वो एसेक्सुअल स्पोर बनते हुए दिखाई देंगे। जबकि अपन एक एल्गी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, एक एल्गी का एग्जाम्पल देते हैं आपको, क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास जो एक एल्गी होती है ना, यूनिसेलुलर एल्गी होती है, एक कोशिकीय। इनमें क्या होगा कि आपको इसकी बॉडी के अंदर मिलेंगे बनने को, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर इस तरीके से पाउच सी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। इनकी बॉडी के अंदर आपको स्पोर्स मिलेंगे। जनरली जो ये जो एल्गी होती है ना, ये बाईफ्लैजिलेट होती है, ध्यान रखना। इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्या पाए जाएंगे, 2 कशाब पाए जाते हैं, बाईफ्लैजिलेट होती है, यूनिसेलुलर एल्गी होती है क्लेमाइडोमोनास। इसके अंदर आपको इस तरीके से जो है आपको इसका वही केंद्रक मिलेगा, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हो गया वगैरह सब कुछ है इसमें, ठीक है। इनके अंदर क्या होगा कि कुछ स्पोर्स बनेंगे, वही बाईफ्लैजिलेट जैसे इसके अंदर खुद के होंगे, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा, अंदर की तरफ ही आपको इस तरीके से स्पोर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, मतलब होंगे वही बाईफ्लैजिलेट होंगे। तो धीरे धीरे क्या होगा कि इस एल्गी से, ये एल्गी जो है जैसे इससे फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये स्पोर जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, ठीक है ना, स्पोर्स जो है वो क्या आ जाएंगे बाहर। तो ये स्पोर्स भी एसेक्सुअल स्पोर ही हैं, ठीक है ना, अलैंगिक ही हैं, यानी कि 2n होंगे। लेकिन डिफरेंस क्या है कि क्लेमाइडोमोनास के तो अंदर बनी, बॉडी के अंदर स्पोर बने, बीजाणुओं का निर्माण शरीर के अंदर हुआ। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको पेनिसिलियम के अंदर बॉडी के बाहर देखने को मिल रहा है। तो मतलब देखो, स्पोर फॉर्मेशन जो अपने लास्ट टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी, ठीक है ना, इसमें आपको 2 प्रकार से बीजाणु बनते हुए नजर आ सकते हैं। बॉडी से अगर बाहर बनते हैं तब तो अपन उसको कहते हैं एक्सोजीनस, एक्सोजीनस स्पोर्स, बाह्य बीजाणु, बाह्य बीजाणु, ठीक है। एक्सो का मतलब होता है बाहर, और ये हो गए आपके एंडोजीनस स्पोर्स, अंतः बीजाणु, ठीक है ना, अंतः बीजाणु हो गए। तो विभिन्न डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म जो स्पोर फॉर्मेशन से अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो उनके अंदर आपको स्पोर्स जो हैं वो भी आपको अलग अलग देखने को मिल सकते हैं। पहली बात तो फंजाई के अंदर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन दोनों ही बीजाणुओं के द्वारा मिलेगा। अलैंगिक के अंदर एन बनेंगे, हैप्लॉइड बनेंगे स्पोर, और इसमें जो है वो क्या बनेगा, डिप्लॉइड होंगे। तो ये डिप्लॉइड बन रहे हैं, इसका मतलब इनको अब फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, निषेचन की जरूरत नहीं है। ये स्पोर फेवरेबल कंडीशन आएगी तो अलग अलग हो जाएंगे और हर एक स्पोर से एक नई पेनिसिलियम बन जाएगी, एक नया जो जीव है वो बन जाएगा, सिंपल बात है। लेकिन जब सेक्सुअल स्पोर बनते हैं तो सेक्सुअल स्पोर में मेल और फीमेल को फ्यूज होना पड़ेगा। तो एसेक्सुअल स्पोर में जैसे हमने पहले ही बात करी थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और वहाँ बताया था मैंने फंजाई स्पोर बनाती है, तो उस चीज़ को अपन यहाँ क्लियर कर रहे हैं। आपको दूसरे लेक्चर के अंदर ही ये चीज़ बता रखी थी, ठीक है। तो आप देखिएगा उस लेक्चर को, तो उसमें हमने बात करी थी कि फर्टिलाइजेशन की रिक्वायरमेंट है नहीं है, ये सारी चीज़ें वहाँ देखी थी हमने। तो स्टूडेंट्स, ये हमने आज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कंप्लीट किया। हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे, लैंगिक प्रजनन, पादपों के अंदर भी बात करेंगे, प्लांट्स में और एनिमल्स में भी, जंतुओं में भी, ठीक है। तो तब तक आप लोग पढ़ते रहिए इस चीज़ को, हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।